सभी विद्यार्थियों को उड़ान एकेडमी की तरफ से नमस्कार। और आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर अब निश्चित हो जाएं, क्योंकि उड़ान एकेडमी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आएगी। साथ ही इसके साथ स्टैटिक जीके में आने वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, बैंकिंग हो, या फिर आप एमपीपीएससी भी क्यों ना दे रहे हों, इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए करंट अफेयर्स को मजबूत करके आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इसे कोशिश करेंगे याद करने की। तो चलिए 1 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं जल्दी से। सबसे पहले रक्षा और सैन्य संबंधित अगर हम फैक्ट देखें तो इसमें हमें डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये है कि भारत में 31 आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 31 आर्मी चीफ जो हैं वो धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है, क्योंकि आर्मी धीरज नहीं रखती। अगर सामने शत्रु है तो वो नाव देखती है ना ताव, डायरेक्ट अपना धीरज खो देती है और इस तरीके से सामने वाले दुश्मन को तबाह कर देती है। तो इसलिए 31 नंबर के आर्मी चीफ बनाए गए हैं धीरज सेठ। तो इनके पास AK-31 होगी, तो AK-31 होगी, यानी कि 31 आर्मी नंबर के चीफ बनाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में कर दी गई थी, लेकिन इसका दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी 1949 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ यानी करियप्पा के उस पर बनाया जाता है। और इस तरीके से 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। मुख्यालय अधिकांशतः नई दिल्ली में ही होता है सभी सेनाओं का, इसलिए मुख्यालय कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम लोग, याद रहेगा ये आपको। रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास का 30वें नंबर का संस्करण आजकल बहुत घुमा देता है, वो पूछ लेता है कौन से नंबर का। तो याद रखना 30वें नंबर का हवाई द्वीप समूह किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया है, हवाई आइलैंड पर आयोजित किया गया है, जो अमेरिका का 50वें नंबर का प्रांत है। और ये प्रशांत पैसिफिक यानी कि ओशन में स्थित है। और इसका पहला आयोजन 1971 में किया गया था, जब से हर 2 वर्ष बाद इसे आयोजित किया जाता है। रिम पैसिफिक ओशन में किया जाने वाला ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास में भारत भी भाग लेता है। और इस तरीके से पैसिफिक ओशन में ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इस समय स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चनों में सबसे पहले है AVC मेंस वॉलीबॉल। तो AVC मेंस वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो याद रखना AVS मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने अपना एक पदक जीत लिया है, और वो पदक जीता है जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। और इसका मुख्यालय जो है वो लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि 97 ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है। तो 97 के ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जीबी को बनाया गया है। यानी इन्होंने फीडे जो कि एक शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है, 1924 में इसका गठन किया गया था और ये भी लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखना भारत के 97 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हर्षवर्धन जीबी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय वॉलीबॉल का और शतरंज का दोनों का हेडक्वार्टर जो है लॉजेन में है। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था और भारत में गुप्त काल में इसका जो है निर्माण पहली बार हमें देखते हैं कि शतरंज जो है खेल गुप्त काल में हमें इसकी जानकारी मिलती है और इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि SJFI मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो SJFI मेडल से विश्वनाथ आनंद, जो भारत के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं और भारत ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो कि 2000 में, 2007 में, 8 में, 10 में और 12 में, यानी कि 2000, 2007, 8, 10 और 12 में। और इस तरीके से 91-92 में इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो स्पोर्ट्स से जो 1 जुलाई का करंट है वो वॉलीबॉल और शतरंज से है, और अवार्ड के रूप में विश्वनाथ आनंद को ये जो अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके तहत अगला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो क्या है। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इस समय नियुक्तियां किसकी की गई हैं। तो पहली बार नियुक्तियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CBDT यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर का अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो प्रत्यक्ष कर तो भैया रवि ही दे सकता है, और भगवान रवि जो हैं यानी सूर्य भगवान डायरेक्ट प्रत्यक्ष हमारे ऊपर अपना लाइट डालते हैं, डायरेक्ट टैक्स डालते हैं। इसलिए तो CBDT का अध्यक्ष किसको बना गया है, रवि अग्रवाल को, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा कि छतरिया धान किस राज्य की पारंपरिक फसल मानी जाती है। तो छतरिया धान जो है वो मध्य प्रदेश की जो है वो एक जनजातीय रूप से उगाई जाने वाली एक फसल है, और इसे बेगा जनजाति के द्वारा स्थानीय रूप पर उगाया जाता है। GI टैग जो है वो अभी कई क्षेत्र के स्पेशल ज्योग्राफिकल इंडेक्स को देखकर दिया जाता है, और इस तरह इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में की गई थी। इसका पंजीयन कराना होता है, और हर राज्य अपने यहाँ होने वाले विभिन्न उत्पादों का पंजीयन कराता है, और ये पंजीयन जो है चेन्नई में आयोजित होता है। कहाँ पर, चेन्नई में आयोजित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि GI टैग का पंजीयन कहाँ कराया जाएगा। तो GI टैग का पंजीयन जो कराया जाएगा वो चेन्नई में कराया जाएगा। MOU समझौता किया गया है। समझौते की अगर बात की जाए तो यमुना जल परियोजना के लिए हरियाणा में किस जल समझौते को किया गया है। तो यमुना जल का समझौता हरियाणा ने राजस्थान के साथ किया है, और इस तरीके से यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस तरह हरियाणा और राजस्थान ने अपने यहाँ के जल को यानी जल से होने वाले जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए यमुना जल परियोजना पर सिग्नेचर कर दिए हैं। पुरस्कार की बात करते हैं तो 71 IMO मौसम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार फ्लोरेंस रोबियार को दिया गया है, और फ्लोरेंस रोबियार को मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रदान किया गया, और इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई। और मौसम जानलेवा हो सकता है अगर खराब हो जाए, तो मौसम जो है वो कहां पर होगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। तो इस तरीके से WMO का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो IMO पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सम्मेलन और आयोजनों पर। सम्मेलन और आयोजनों की बात की जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली में ही आयोजित होगा, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव को 12 मासी पक्की सड़क देना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चालू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्रामीण विकास को डेवलप करना है, क्योंकि इसका मिशन जो है वो ये है कि भारत को 2047 तक विकसित करना है, और इसलिए शहरों के अलावा ग्रामीण विकास भी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए इस पहल को अपनाया गया है। कौशल महोत्सव 2026 शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता भी की थी।
2026 कहाँ आयोजित किया गया? कौशल डेवलपमेंट यानी कि स्किल डेवलपमेंट होगा भैया। जिनके पास वारंगल होगा, वार होगा, वही कौशल कर पाएंगे। युवाओं का वार खाली नहीं जाएगा, रोजगार परक मिलेगा इनको, घबराए ना युवा। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन चालू कर दिया गया है 15 जुलाई 2015। 15 साल में हो जाएगा युवा, और युवा को देना होगा कौशल, और कौशल मिलेगा वारंगल में। और इस तरह 15 जुलाई 2015 को स्केल कर दिया जाएगा। इसलिए युवा कौशल दिया जाता है 15 जुलाई को। तो भैया युवाओं की एज 15 मान के चलो, 2015 में स्किल इंडिया चालू कर दो। और अभी उसके लिए आयोजन वारंगल में आयोजित किया गया है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम 2016 में लागू किया गया, और 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएसटी अधिनियम 2016 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और 1 जुलाई से इसे चालू किया गया है। अब आते हम व्यक्तित्व पे। व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, सबने नाम सुना होगा इनका, जिन्हें भारत में कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उनकी वर्तमान में 109वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और ये नवीन पुण्यतिथि के तहत भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन माना जाता है इनको। और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत कब दिया गया? तो ये सिद्धांत 2 मई 1867 को दिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लंदन की बैठक में उन्होंने अपना एक शोध पढ़ा, और इस तरह उन्होंने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया एक आर्टिकल पढ़ा, और इस आर्टिकल में ही उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हुई लंदन में, उस समय उन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं भारत का शोषण कर रहे हैं, और किस तरीके से भारत का सोना चांदी और अन्य तरीके से भारत को जो है उसका निष्कासन हो रहा है धन का। इन्होंने एक बुक आई आगे चलकर जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, और ये 1901 में प्रकाशित हुई। और इस तरह से 1901 में ही जो है उसी में ये छपा था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया था। ब्रिटिश संसद के लिए भी चुने वाले पहले भारतीय हैं ये, और इन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद का मेंबर भी चुना गया था। तो फटाफट तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, आपके पॉकेट में होगा आप करंट अफेयर्स, इसलिए जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को करते रहें बेहतर। जय हिंद, जय भारत। हाँ विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और इस तरीके से हम पर डे जो हैं वो करंट अफेयर्स को करेंगे। लंबी वीडियो ना करते हुए हम इसे शॉर्ट में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हम डेली करंट अफेयर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आप लोगों को कुछ ऐसे भी फैक्ट याद कराने का प्रयास करूंगा। स्टैटिक जीके भी हम इसके साथ करते रहेंगे, यानी समय का सही प्रयोग हमें करना है, लंबा नहीं इसको खींचना है, जिससे आप अपने मेन सब्जेक्ट पर भी ध्यान से दे सकें और करंट अफेयर्स भी आप डेली कर सकें। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। और इस तरह करंट अफेयर्स में सबसे पहले आज हम 2 जुलाई यानी 2 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं इस समय। सबसे पहले रक्षा और नियुक्ति यानी डिफेंस के समय अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के 51 नंबर के जो उप प्रमुख हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख जो हैं वो नियुक्त किया गया है आशुतोष दीक्षित को। यानी भैया हवा में जैसे ही तुम जाओगे तो हवा में प्रेशर पड़ेगा आंखों पर, और आंखों पर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा आंसू निकल आएंगे तुम्हारे। तो आंसू निकल आएंगे तो भैया उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आशुतोष दीक्षित बनाए गए, यानी प्रमुख भी कोई होगा। तो वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो अमरप्रीत हैं, और अमरप्रीत सिंह जो हैं वो वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और वायु जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वायु जो है वो क्या है? अमर है। इसलिए वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत हैं, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसलिए उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित है। चलिए, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर
1932 को की गई थी। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया जाता है, जो कि उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय सेना का उप प्रमुख भी अभी नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के पद पर आए हैं संदीप जैन, और इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी कि भारतीय सेना का कोई प्रमुख भी होगा, तो भारतीय सेना का जो प्रमुख हैं वो अभी बनाए गए हैं 31 नंबर के, वो हैं धीरज सेठ। और धीरज सेठ को जो है वो प्रमुख के रूप में बनाया गया है। तो भारतीय सेना ना तो धीरज रखती है, क्योंकि धीरज इसलिए नहीं रखती क्योंकि उन्होंने संदीपनी आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए संदीपनी उप प्रमुख हो गए और प्रमुख हो गए धीरज सेठ। 31 नंबर के हैं धीरज सेठ प्रमुख भारतीय सेना के। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका भी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु में ठंड लगेगी, अकड़ जाओगे, इसलिए 8 अक्टूबर अकड़ जाओगे, 8 अकड़ वायु में अटक जाओगे। और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और 15 जो है जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख और उप प्रमुख कौन है और भारतीय सेना का प्रमुख और उप प्रमुख कौन है। तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जिसे हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को घबराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ उनका मीत है, अमित है। और जब तक उनके घर में अमित बैठा हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनके घर में अमित बैठा हुआ है। इसलिए उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी करेगी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करेगा। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दिल्ली में है। कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शासन एवं पहल पे बात करते हैं। तो स्मारकों को गोद लेने की विरासत से जुड़ी योजनाएं चालू की गई हैं और इस तरह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से शुरू की गई हैं? तो भैया भारत में कई स्मारकों को गोद लिया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। दिल्ली भी इस समय जो है वहां पर कई ऐसी साइटें हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर में आती हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये सभी जो हैं, ये हुमायूं का मकबरा जो है उनकी बीबी के द्वारा बनाया गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, और लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, तो हम ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि अच्छे से याद कर सकें, आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से कम समय में याद हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 जुलाई 2026 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में क्या है इस समय की खबर? किस भारतीय टीम को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया? भैया लॉस एंजलिस में होने वाला है ओलंपिक, भैया लॉन्ग जंप मारेंगे हम और लॉन्ग एंजलिस में जाएंगे। क्या खेलने? ओलंपिक खेलने जाएंगे 2028 का। लेकिन महिलाओं ने बोल दिया है कि हम अपने अपने बैडमिंटन लेके जाएंगे, और बैडमिंटन लेके जाएंगे। अब तो हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं हम लोग। तो लॉस एंजलिस में भारत की वो टीम जो कि क्वालिफाई कर चुकी है वो है बैडमिंटन। तो भैया ओलंपिक में जाएंगे, बैंड बजाएंगे। तो बैडमिंटन टीम जाएगी, वो भी किसकी? महिलाओं की। पुरुषों में तो अब भैया लगे हुए हैं, भैया पुरुष लोग तो भैया एंजॉय करने में तो महिलाएं ही संभालेंगी अभी, ठीक है। तो बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड कप का हेडक्वार्टर जो है वो कुआलालंपुर में है। तो बेड पर बैठ के कुल्ला नहीं करना चाहिए भैया, कुल्ला बाथरूम में करो जाके, बेड पे कुल्ला मत करो। तो बैडमिंटन जो है उसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, ठीक है। तो याद रखना लॉस एंजलिस में ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया हमारी बैडमिंटन, तो बैडमिंटन पे जाएंगे। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण 2026 में चालू हुआ? तो वो हुआ है 139 नंबर का।
यानी अभी जो टेनिस विंबलडन में हो रहा है, विंबलडन यानी कहां पर, विंबलडन मतलब कि लंदन में हो रहा है। और विंबलडन विश्व की सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम है, यानी 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में। और इस समय जो ये विंबलडन होगा ये लंदन में होगा, जिसे 1877 में चालू किया गया था। विंबलडन जो कि ग्रैंड स्लैम है ये ग्रासलैंड पर होता है। बाकी फ्रेंच ओपन जो होता है वो लाल मिट्टी पर यानी रेड सॉइल पर होता है, और बाकी घास बाकी जो हैं वो क्ले पर होते हैं। और एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि इस पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएसए ओपन होता है। अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद सेकंड नंबर पे फ्रेंच ओपन होगा, फ्रेंच ओपन के बाद थर्ड नंबर पर विंबलडन होगा, और अंत में होता है यूएसए ओपन। तो याद रखना ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है, पहले कौन कौन से विंबलडन होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट पकड़ेंगे हम फ्रांस की, फ्रांस से फ्लाइट पकड़ेंगे फिर हम लंदन की, और लंदन से फ्लाइट पकड़ेंगे हम फिर यूएसए की, और इस तरीके से हम विंबलडन ग्रैंड स्लैम होंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भैया याद रखना, भैया विंबलडन का कौन सा संस्करण मना रहे हैं? तो 139 का मना रहे हैं हम लोग। किसका? 139 का। बैडमिंटन ओलंपिक खेलने जा रहे हैं तो भैया बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भी हमारे यहाँ करवा दो, क्योंकि हमारे लिए महिलाओं ने क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक के लिए। इसलिए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 भारत में आयोजित होगी, पहली बार आयोजित होगी। तो पहली बार, क्योंकि भैया हम क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक के लिए, इसलिए हमारे यहाँ पहली बार होगी बैडमिंटन। क्लियर है? चलो, BWF की शुरुआत 1977 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट क्या आई है? अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ रिपोर्ट आई है जो कि SDG इंडेक्स 2026 से रिलेटेड है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG के ऊपर आया है। और SDG भैया काय के DG 94 के DG यानी SDG 94 के G, SDG यानी 94 का है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने इस SDG को अपना लिया था, जिसके तहत डेवलपमेंट को आधार बनाते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों को आधार बनाया गया। कितने? 17 को बनाया गया। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम सीमा भी 2030 से आयोजित की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है SDG कब अपनाया गया? 2015 में। कितने लक्ष्य अपनाए गए? 17 अपनाए गए। कब तक लक्ष्य को पूरा कर लेना? 2030 को। भारत कौन सा आ गया है? SDG में 94 पे आया। भैया हम तो बहुत अभी छक्का मार देते, 100 हो जाते, पर SDG में मार ही नहीं पा रहे हम लोग। दूसरी रिपोर्ट, IMF रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जिसके पास स्टोर है वो देश कौन सा हो गया है? तो IMF ने बोला है भैया USA तू लड़ता रहे भैया ईरान से, यहाँ चाइना ने मार दी बाजी, और चाइना ने ले लिया है सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार। अमेरिका को बोला लड़ाई झगड़ा करता रहता है भाई तू, यार तेरे पास विदेशी हम मुद्रा नहीं रखेंगे, हम चाइना के पास रखेंगे, एकदम गुपचुप तरीके से काम करता रहता है, कोरोना वायरस वहीं बनाता रहता है वो। ठीक है, तो IMF जो है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वहाँ जो देश बर्बाद हुए थे उनको डेवलप करने के लिए वापस से, और IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही होता है, और इस तरह भारत इसका संस्थापक देश रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है याद रखना, और एक बार हम फटाफट लास्ट में एक बार रिवाइज भी करेंगे इसको, जिससे हम ये चेक कर पाएंगे क्या आपको याद हो पाया है कि नहीं हो पाया। चलो बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में क्या है? 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो भैया 1 जुलाई को स्थापना हुई है SBI को, और SBI ने अपना 71वां नंबर का बनाया। 71 रुपए जमा कर दो SBI में, इसलिए इसकी स्थापना 71वीं है 2026 में। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसका लोगो तैयार किया है किसने?
कन्हैया लाल जैन ने। भैया जैन लोगों के पास बहुत पैसा, लाला लोगों के पास कन्हैया लाल जैन, लाल भी है जैन भी है, पैसा बहुत आ जाएगा। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन किया गया और डिजाइन लाल जैन ने कर दिया, कन्हैया लाल जैन। ठीक है, द बैंकर और टू एवरी इंडियन इसका स्लोगो यानी आदर्श वाक्य है। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह, मोंगला एम मोंगला, बांग्ला का मोंगला, बांग्ला का मोंगला, बांग्ला का मोंगला हो जाएगा भैया बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह। और इसका दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो चटगांव है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह चटगांव मतलब मोंगला है और फर्स्ट जो है वो चटगांव है। तो भारत का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी बंदरगाह से होता भी है। ठीक है, तो याद रखना ये मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। दिवस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है दिवस। भारतीय खेल पत्रकारिता दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो हर पत्रकार जो होगा वो रिपोर्टर होगा। रिपोर्टर जो होगा भैया सिंगल तो होगा नहीं, वो सामने अपने कैमरामैन को भी ले जाएगा। एक कैमरामैन चला शूट करेंगे तो रिपोर्टर पीछे आया कैमरा, तो एक से भले दो, तो 2 यानी 2 जुलाई। और भैया पत्रकारी से कोई नहीं उलझेगा क्योंकि वो भैया सबसे उलझ जाते हैं, इसलिए जुलाई उलझ जाई। तो भैया 2 जुलाई उलझ जाओ। ठीक है, पत्रकार दिवस मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो खेल भी एक जना नहीं खेल सकता, 2 लोग मिलके ही कोई गेम जो है वो खेल सकते, क्योंकि एक जीतेगा एक हारेगा। इसलिए खेल पत्रकार भी 2 जुलाई को होगा। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की। और ये भी कहाँ पर है? लाजेन, क्योंकि भैया स्पोर्ट्स वाले कभी नहीं लजाएंगे अपने को। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स वाले भी नहीं लजाते हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। फटाफट एक क्विक रिवीजन चलता है, क्विक रिवीजन देखते हैं कि आपको कितना याद हो गया है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट इसको कितना याद हुआ आप लोगों को। तो इसको एक बार सटीक रूप से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए चालू करें हम लोग फटाफट। चलिए सबसे पहले रक्षा में वायुसेना के उप प्रमुख वासुतोष दीक्षित बनाए गए हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख संदीप जैन वायुसेना के अमरप्रीत हैं प्रमुख, और इसके कौन है? धीरज सेठ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। एलटीजी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स किसका सपोर्ट करेगी? प्रधानमंत्री के परिवार का, इसलिए भैया मीत है उनके यहाँ। कौन ने भैया विरासत को गोद लेने वाली योजनाएं चला रखी हैं? भैया दिल्ली चलाएगी, सबको गोद ले लेगी। ठीक है, बैडमिंटन के लिए क्वालिफाई कर लिया है महिला बैडमिंटन टीम ने। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं इसलिए जल्दी दिखेगा नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लिया है। ठीक है, जिससे एक बार सब आ जाए। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का 129 में बनाया गया है। विंबलडन लंदन में होता है। ठीक है, और ये घास स्लेट पर होता है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 भारत में होगी। टेंशन मतलब पहली बार होगी क्योंकि हमने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, रिपोर्ट आ गई है एसडीजी की और हमारी रिपोर्ट आई है 94 नंबर की। और भैया संयुक्त विकास लक्ष्य को जो रखा गया था उसमें हम 94 नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा मुद्रा भंडार चाइना के पास आ गया है। बैंकिंग अर्थव्यवस्था में 71 नंबर का एसबीआई अपना मना रहा है। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है। और खेल पत्रकारिता बनाई जाएगी 2 जुलाई को। सिंपल सा खत्म हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना उड़ान अकेडमी से मिलते रहना। उड़ान अकेडमी के करंट अफेयर्स को ज्वाइन करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, जिससे मैं ये कंटिन्यू वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस इंदुपुरी भोपाल में स्थित है, आप आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। उसी तरीके से आपके साथ जो है हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ते हुए? कमेंट्स जरूर करिए आप लोग। और करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे पेपरों में जब क्वेश्चंस आएँ तो आपको एक बेहतर तरीके से याद हो सके जो मैंने पढ़ाया है आपको। और जिस तरीके से पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे और आप जब उन पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे और आपको जब मेरी याद आएगी कि हाँ सर ने एक बार बताया था, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। और आपने कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये। तो चलिए ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करते हैं और चालू करते हैं आज का जो 3 जुलाई का करंट अफेयर्स है इसको।
3 जुलाई के करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इस समय क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान की अगर बात की जाए तो इस समय पहला अवार्ड जो है, जो यूएसए इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म लीडरशिप अवार्ड 2026 है, ये किसे दिया गया है। पहली चीज़, ये अवार्ड है किससे रिलेटेड, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगर अमेरिका के साथ हमें अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी या अपने आर्थिक संबंधों को अच्छा बनाना होगा तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा कि भैया कॉल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकल रूप से हम लोगों को जो है व्यापार करना है, ये करना है, वो सब हम बातें करेंगे उनसे। जब बातें करेंगे तो कॉल करना पड़ेगा, और कॉल तो भैया एयरटेल से ही होगा, और एयरटेल से होगा यानी कि सुनील भारती मित्तल से होगा। और इस तरीके से इस तरह के सम्मान से सम्मानित किसे किया जाएगा, सुनील भारती मित्तल को करा जाएगा। और इस तरह अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना 2017 में की गई थी। व्यापार होगा तो पैसे से रिलेटेड होगा, इसलिए इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा, वॉशिंगटन डीसी में होगा, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर होगा, वॉशिंगटन डीसी में होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की कि इस समय और कौन से ऐसा पद है जो किसी को दिया गया है। तो भारत में एक पद है जिसे हम विदेश सचिव के रूप में जानते हैं, यानी कि एक विदेश सचिव के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं। तो भैया पहली चीज 2 जुलाई 2026 को भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। भैया विदेश सचिव तो वही होगा जिसके पास विक्रम जैसी पावर होगी। तो भैया विक्रम जैसी पावर है वही बन सकता है, तो विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा, क्योंकि पावर उसी के पास है, इसलिए विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा विदेश सचिव। ठीक है, विदेश सचिव जो है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये यूपीएससी के तहत होने वाली परीक्षा आईएफएस के तहत जो है चयनित किए जाते हैं। 1946 में इसका गठन किया गया था, और आईएफएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान में कराया जाता है। तो विदेश सचिव किसे बनाया गया है, तो विक्रम मिस्त्री को, क्योंकि विक्रम होगा वही कर पाएगा। चलिए आरबीआई पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में किसकी नियुक्ति की गई है, तो इसमें नियुक्ति की गई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो भैया जैसी कंपनी खुलेगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएगा, बोले भैया वो काम वाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सुबह सुबह आ जाएगा, यानी कि भैया सुबह सुबह तो भगवान सूरज आता है, सूर्य देवता आते हैं, तो भैया रवि आ जाएंगे, और जैसे ही भगवान रवि आ जाएंगे तो भैया महाकाल की कृपा होनी बहुत जरूरी है, भगवान शंकर की कृपा होनी बहुत जरूरी है, और सबसे पहले हम शंकर जी की पूजा करेंगे। तो भैया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गए आरबीआई के, अरे रविशंकर जी आ गए, रविशंकर जी आ गए, तो कौन आ जाएगा, रवि शंकर। तो इस तरीके से आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविशंकर को बनाया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया और 1 जनवरी 1949 को इसको गठित कर दिया गया। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, और इस तरह मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, और रक्षा स्टाफ का प्रमुख कौन है, एकीकृत रक्षा स्टाफ का, यानी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC, यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS की स्थापना 2001 में की गई थी। और इस तरह स्टाफ जो होना चाहिए वो हमारा, और वो भी चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए, और वो भी मुख्य रूप से सेना का होना चाहिए। तो भैया वो तो तेजिंदर ही, तेज ही होना चाहिए। तो स्टाफ कैसा होना चाहिए, एकदम तेज तर्राट होना चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। तो सेना में तेज तर्राट चाहिए, तो स्टाफ कौन होगा, तेज तर्राट होना चाहिए, तेजिंदर सिंह होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कुछ नियुक्तियां हैं जो हम लोगों ने अभी देखी। तो विदेश सचिव जो है वो किसको बनाया जाएगा, तो विदेश सचिव जो बनाया जाएगा वो विक्रम मिस्त्री को बनाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि भैया स्टाफ आरबीआई का एग्जीक्यूटिव देख लिया हम लोगों ने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को
किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? भैया उच्चायुक्त नियुक्त किया है किसको? सोमनाथ घोष को। तो घोष जी ने घोषणा कर दी भैया मैं मलेशिया जा रहा हूं घूमने, और सोमनाथ घोष ने बोला मलेशिया जाऊंगा मैं उच्चायुक्त बन के। तो घोष ने घोषणा करी कि मलेशिया का वो राजदूत बन के जा रहे हैं, उच्चायुक्त बन के जा रहे हैं। क्लियर है? याद रहेगा ये। चलिए थोड़ा सा कॉमेडी के रूप में याद करना हमें जरूरी है, वरना याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं इसमें कॉमेडी जो है वो आप लोगों के लिए करता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? भैया हेलीकॉप्टर से उतरेंगे भैया आंध्रा में। तो भैया हेलीकॉप्टर जब भी उतारा जाए तो अंधा मत रहना भैया, अंधे रहोगे तो हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाओगे। इसलिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ये सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया होगी, और इस तरह अंधे व्यक्ति भैया नहीं कर पाएगा लैंडिंग। इसलिए भैया आंध्र प्रदेश, कहां पर होगी? आंध्र प्रदेश ने लैंडिंग प्रक्रिया राज्य की मंजूरी दे दी है। 29 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, भैया ई गवर्नेंस जब से आई है तब से जय जयकार हो रही है। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, क्योंकि ई गवर्नेंस की जय जयकार हो रही है। बहुत अच्छा है भैया, सब ई गवर्नेंस हो रहा है। तो ये तो सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो भैया हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश में लैंडिंग प्रक्रिया जो होगी वो होगी सैटेलाइट आधारित, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स पर। 44 वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां होगा? भैया रोइंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो रोइंग है तो रोना नहीं है भैया तुम लोगों को। और इस तरह रोइंग यानी कि पानी में होने वाली है, ये खेल प्रतियोगिता देख रहे हो आप रोइंग। तो रोइंग जो होगी तब रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। भैया एक काम करो, कौन कौन पानी में चप्पू चलाएगा? कई लोग आलसी नहीं उठ पा रहे तो एक काम करो, डाल दो उसके ऊपर नींद में पानी। तो नींद में जैसी पानी डालोगे घबरा जाएगा, हाँ हाँ मैं रोइंग करूंगा। तो भैया रोइंग होगी नीदरलैंड में, नींद में है वो, इसलिए पानी डाल दोगे उसके ऊपर तो रोइंग करने आ जाएगा वो। ठीक है, तो रोइंग चैंपियनशिप, रोना नहीं है वरना पानी डाल दूंगा। ठीक है, तो नीदरलैंड में होगी, नींद में। फीसा इसका पुराना नाम था, लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन में, यूएस ओपन है ये, और इसमें यूएस ओपन में उसने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मैंने पहले बताया था, बेड पे उल्टी नहीं करना, कुल्ला नहीं करना। तो बैडमिंटन का कुआलालंपुर में है। ठीक है, कुल्ला नहीं करना है। 1934 में इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको भैया। कहाँ की जाएगी? तो कुआलालंपुर में की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10वें नंबर पे। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आओ आओ भैया हमारे पास यूरोपियन यूनियन काउंसिल में आओ। तो आयरलैंड को बनाया गया। बोल रहे हैं यूरोपीय काउंसिल में आओ भैया तुम लोग, तभी तो बनाएंगे तुम्हें। तो आयरलैंड में बनाया गया है, और आयरलैंड में सबके सब डब्बा गोल है इन लोगों का, आयरलैंड वालों का। डबलिन, क्रिकेट में डब्बा गोल, डबलिन, डबडबाते रहते हैं ये भैया। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया है? तो 10th नंबर पर बन गया है हमारा ग्रीस। तो भैया ग्रीस भी अब यूपीआई अपनाएगा, और यूपीआई का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, और यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई में है। तो यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश फ्रांस। तो 10वें पे आ जाएगा हमारा फ्रांस जो यूपीआई अपनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो आयरलैंड यूरोपियन काउंसिल का
जो है अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए सबको बुला रहा है वो, आओ भैया हमारे यहाँ यूरोप में, ठीक है। यूपीआई अपनाने वाला हो गया। चलो अब आते हैं ऊर्जा और रिपोर्ट पर। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार, वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार जल विद्युत क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाइड्रो पावर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड हाइड्रो पावर में हम 5वें नंबर पर हैं। याद रखना कहां पर हैं हम? 5वें नंबर पे हैं। और भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, ठीक है। तो टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, टिहरी डैम की जो है उत्पादन क्षमता के कुछ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोग करके आएंगे। तो टिहरी डैम किन दो नदियों पर बना हुआ है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, इसकी उत्पादक क्षमता बताएं, इसकी ऊंचाई बताएं, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है और ये उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर है, इसलिए ये ऊंचा भी है। तो ऊंचाई के हिसाब से भी बताना है आप लोगों को, याद रखना ये, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मुख्यालय कहां होगा? लंदन में होगा। तो लंदन में ही हाइड्रो पावर एसोसिएशन होगा, ठीक है। दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कौन सी डे को मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। भैया मियाँ बीवी बच्चे तीनों जाते हैं तो पति को ही बैग उठाना पड़ता है भैया तीनों में से। तो 3 नंबर पे मियाँ बीवी बच्चे जाएंगे तो कौन बैग उठाएगा? पति बैग उठाएगा। तो 3 लोग जा रहे हैं, बैग तो पति उठा रहा है, एक ही व्यक्ति उठा रहा है, यानी 3 जुलाई को मनाया जाएगा। पर्यावरण, पर्यावरण में हम 5 जून, सबको याद ही है वैसे 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। 5 पौधे लगा देंगे हम लोग। पृथ्वी 2-2 पे है, 2-2, पृथ्वी 2-2 है, पृथ्वी घूम रही है ना 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? 2-2, 2-2, 2-2, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था भैया, 1 जुलाई 2022 को ही प्रतिबंध लगा दिया था, हाँ, एकल यूज वाली यानी कि सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोगों को एक बार फास्ट तरीके से याद हो सके और जो भी आप लोगों ने किया है उसे आप ये जान सकें कि क्या आपको इतना याद है कि नहीं है। चलिए तो हम याद करने की कोशिश करते हैं, फटाफट आ जाते हैं हम लोग। 3 जुलाई का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को करते हैं हम लोग। चलिए आगे, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले पुरस्कार यूएस इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अवार्ड 2026 किसको मिल गया? सुनील भारती मित्तल को मिल गया है, ठीक है। विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति काय पे कर दी है? विक्रम है तो विदेश सचिव बनाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव भैया सुबह सुबह आएगा, रविशंकर, ठीक है ना। चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि भैया रक्षा स्टाफ के लिए तो भैया तेज व्यक्ति को ही होना चाहिए, तेजिंदर सिंह। भारत में सोमनाथ घोष ने घोष कर दी है, कहाँ की? मलेशिया की घोषणा कर दी है उसने, जा रहे। हेलीकॉप्टर कोई नहीं उतार पाएगा भली सैटेलाइट लैंडिंग प्रक्रिया अपना दी जाए, भैया अंधा व्यक्ति नहीं उतार पाएगा। आंध्र प्रदेश 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जय जयकार हो रही है ई गवर्नेंस की। वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप, रोगे तो बेटा पानी डाल देंगे इसलिए नींद में मत रहना, नीदरलैंड, ठीक है। चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगी। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएसए ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीत लिया है और मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर यानी कुआलालंपुर में है बैडमिंटन पे, ठीक है। जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष, यूरोपीय बोल रहे आ जाओ भैया, आयरलैंड आ जाओ। यूपीआई अपना लिए भैया, ग्रीस के लोगों ने 10वें नंबर का देश बन गया है ग्रीस यूपीआई अपनाने वाला। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक में भारत 5वें नंबर पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत 5वें नंबर पे, याद रखना। प्लास्टिक बैग मुक्त, मियाँ बीवी बच्चे जाएंगे, उठाएगा तो बैग पति ही, तो 3 जुलाई को होगा ये, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी आप सभी लोग जो हैं इसको करंट को हमने एक बहुत ही इजी और शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट्स जरूर करिए और बताइए कि किस तरीके से और आप लोगों को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ उड़ान एकेडमी आप ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं जो इंदुपुरी भोपाल में स्थित है। तो इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।
हेलो विद्यार्थियों, हम लोग करंट अफेयर्स को कर रहे थे और आशा करता हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स याद हो रहा होगा। विभिन्न अभी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं जिसमें करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। समय भी बच्चों को लगता है करंट अफेयर्स पढ़ने में और लगता है कि अब किस तरीके से उसको याद करेंगे, कैसे याद होगा। लेकिन मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में ही आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके भी याद करने के लिए ये क्लासेस चालू की है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि एक कंपटीशन जो है वो आप लोगों के बीच में बना रहे। और क्विक जो है ग्रुप डिस्कशन करिए, जल्दी से एक ही दिन में याद करके पूछने की कोशिश करिए एक दूसरे से, जिससे करंट पर आपकी पकड़ बन सके। सुबह याद करें, फिर शाम को एक दूसरे से पूछें, बहुत अच्छा होगा। इससे आपका रोजाना अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप याद कर पाएंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं। बाकी सबकी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। चलिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स का 4 जुलाई का सेशन जो है वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेड मॉडल किसने विकसित किया है? भैया, डेंगू की बीमारी के जोखिम से बचने के लिए क्लाइमेड मॉडल को विकसित किया गया है। और क्लाइमेट मॉडल विकसित करेगा भैया, क्योंकि डेंगू हो गया तो खड़े खड़े निपट जाओगे। याद रखना, डेंगू हुआ खड़े खड़े निपट जाता है इंसान, ठीक है ना। तो भैया इसके लिए एक जो है क्लाइमेट मॉडल तैयार करना होगा और क्लाइमेट मॉडल तैयार करेगा आईआईटी खड़गपुर। खड़े खड़े नहीं निपटने देगा वो तुम लोगों को, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो करेगा। इसके लिए वो जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और इसके आधार पर वो एक मॉडल प्रस्तुत करेगा। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में वेस्ट बंगाल में की गई थी और ये भारत का पहला आईआईटी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का पहला आईआईटी याद रखना खड़गपुर में है। अगला स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, रियाद महरेज किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो रियाद जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, लेकिन ये खिलाड़ी हैं अल्जीरिया के और अल्जीरिया के स्टार फुटबॉलर रहे हैं ये रियाद। और इन्होंने वर्तमान में जो है वो संन्यास ले लिया है। लेकिन फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है उसका मुख्यालय ज्यूरिक में है। तो यू करते करते खेलते हैं लोग हाँपते रहते हैं, जू करते रहते हैं, ज्यूरिक में है। फीफा का मुख्यालय 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और फीफा का वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो जियानी इनेस्टिनो है। तो याद रखना, रियाज महरेज जो हैं फुटबॉल से संबंधित हैं, अल्जीरिया के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कौन सा ऐसा है जो बच्चों को याद नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम क्लास के एंड में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक क्विक रिविजन भी आप लोगों का होता रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है वो क्या आया है, फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो भैया फीफा वर्ल्ड कप में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं और पुर्तगाल के हैं ये रोनाल्डो। और इस तरीके से इन्हें सबसे नॉकआउट मुकाबले में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में आयोजित होता है, अभी चल ही रहा है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में पहली बार आयोजित किया गया था, मतलब जीता था, उरुग्वे ने जीता था पहली बार, ठीक है। और सर्वाधिक विश्व कप विजेता ब्राजील रहा है और ब्राजील ने 5 बार जीता है, उरुग्वे ने सबसे पहली बार जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रोइंग कप जो हुआ है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है। अब रोइंग होगा झील के किनारे, स्विट्जरलैंड में झीली झील पाई जाएंगी और इसको भाग दिया है हमारे लक्ष्य और उज्जवल ने। और लक्ष्य और उज्जवल ने वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, रोइंग वर्ल्ड कप होने वाला है नीदरलैंड में, ठीक है ना। ये वर्ल्ड कप रोइंग जो कप है उससे लक्ष्य और उज्जवल ने जो है वो गोल्डन
मेडल जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कौन है रोइंग। तो लक्ष्य और उज्जवल कुमार का संबंध रोइंग से है, जिन्होंने अभी स्विट्जरलैंड में होने वाले रोइंग कप में जो है वो मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है शासन और पहल पर। शासन और पहल की अगर बात की जाए तो इस समय शासन और पहल से क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना भारत में करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भैया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने वाला बनेगा उत्तराखंड में। कौन बनेगा? उत्तराखंड। तो भैया ये माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर हुई थी और वर्तमान में इसकी 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन देहरादून और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर पर। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई? सी लैप्स चालू की गई है। सी लैप्स भैया, किसी की भी ईमाई लैप्स नहीं होने देंगे भैया। महिला उद्यमियों को भैया एप्लीकेशन दे दी गई है सी लैप्स। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 में आया था। महिला एवं बाल विकास, महिला को 3 अंक, बाल विकास को 3 अंक, तीनों 3 हो जाता है 6, तो 2006 में आया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई है 2015 में। 15 का नोट ही नहीं आता, इसलिए मुद्रा योजना चालू की गई है। 10 का आता है, 20 का आता है, 30 का आता है, 15 का नोट ही नहीं आता। तो मुद्रा योजना 2015 में चालू की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना याद रखना 2015 में। अगला क्वेश्चन, जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन आयोजित किया गया है। भैया जमीन का सर्वे करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जमीनें यूपियों के पास और बाहुबलियों के पास बहुत जमीन होती है, इसलिए बाहुबलियों के सीमांकन के लिए डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन बनाया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी के पास हैं, इसलिए देखना पड़ेगा भैया कि इस सर्वे के तहत किस किस के पास ज़मीनें हैं। तो ये सर्वे करवाएगा कौन? यूपी करवाएगा। ठीक है। सी लैप्स महिलाओं उद्यमियों के लिए लाई गई है एक एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण से रिलेटेड क्या है? किस राज्य ने स्थित बोरजुली वेटलैंड, भैया बोरजुली, एजुली, बोरजुली जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की है? भैया बोरजुली वेटलैंड। वेटलैंड है यानी कि एक दलदली क्षेत्र है, बोरजुली है। बोरजुली, बोरजुली यानी लग रहा है ना कि असम वेस्ट बंगाल का टक होगा। तो भैया ये बोरजुली वेटलैंड जो है वो असम में है। बोर नहीं होंगे हम असम में जाकर, इसलिए बोरजुली में है। बोरजुली में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। सम्मेलन की बात करते हैं। दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026। समुद्री भोजन आया तो समुद्र के किनारे वाला ही कोई ना कोई होगा। तो भैया ये समुद्र के किनारे कोच्चि है और कोच्चि यानी केरल में समुद्री भोजन कौशल के लिए है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कौशल विकास, रोजगार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ठीक है, 1972 में। याद रख लेना, समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 समुद्र के किनारे ही होगा, यानी कि ये कहाँ पर होगा? कोच्चि में होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप लोगों के लिए। याद हो ही रहा होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नियुक्तियों पे आते हैं हम लोग। नियुक्तियां क्या क्या हैं? तो नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो नियुक्तियों में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आया? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL का नया अध्यक्ष और नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के हैं अनुपम मिश्रा। तो भैया कॉपर जो है ना वो एकदम कॉपर, मान लो एक मिश्री टाइप की है, कॉपर मिश्री टाइप की निकल रही है, तो मिश्रा जी बनाए गए हैं। अनुपम मिश्री टाइप की बनाई गई है कॉपर, तो कॉपर के टुकड़े हैं मिश्री जैसे। ठीक है, तो मिश्रा जी को बनाया गया कॉपर के। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में, यानी कि मिश्रा जी बने 67 ईयर्स के, तो 1967 में किया गया है। कोलकाता में है ये कॉपर लिमिटेड, क्योंकि यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉपर लिमिटेड, याद रखना। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे बनाया गया है? भैया
जस्ट दक्षिण से अभी आया हूं मैं, घूम फिर के आया भैया, उत्तर उत्तर तो सब घूम लिया, जस्ट दक्षिण से आया हूं मैं अभी, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो अमरप्रीत हैं, ठीक है। उप प्रमुख भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, कौन था? आशुतोष दीक्षित थे, ये उप प्रमुख हैं। और दक्षिणी कमान का किसे प्रमुख बनाया गया? जस अभी आया है वो, जसवीर सिंह को, जस अभी आया है, जसवीर को बनाया गया है। चलो, तो भारतीय वायुसेना का 8 अक्टूबर पर अकड़ जाएंगे वायु में जाकर, ठीक है ना। नभ स्पृशम दीप्तम नई दिल्ली में है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का भी प्रमुख बना दिया भैया, भारतीय सेना का भी दक्षिण से कौन आया? तो भैया राजेश पुष्कर जी आए हैं, पुश कर दिया उनको दक्षिण की ओर हमने, तो पुष्कर जी आए हैं, राजेंद्र पुष्कर, तो पुश कराया हमने दक्षिण की ओर उनको, ठीक है, दक्षिणी कमान के, तो पुश कर दिया दक्षिण की ओर। तो भारतीय सेना का प्रमुख कौन है? तो अभी बनाए गए हैं 31वें नंबर के धीरज सेठ को बनाया गया है, ठीक है। उप प्रमुख भी मैंने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया होगा, कौन है इसके? तो संदीप जैन है इसके, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। और दक्षिणी कमान का किसको बना दिया गया? राजेश को बना दिया गया है। तो राजेश दक्षिणी कमान के हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो याद मेरे ख्याल से हो रहा होगा आप लोगों को, कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स करेंगे तभी मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को बेहतर जो है करंट अफेयर्स में करा पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण दिवस पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का, ठीक है, फिर दिन भर आप लोग पढ़ाई करिए। महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भैया, सहकारिता, सहकारिता यानी कि कॉर्पोरेटिव, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव 2026 कब मनाया गया? तो ये हर वर्ष के जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो जुलाई के प्रथम शनिवार को ही हम कॉर्पोरेट करेंगे लोगों के साथ। कॉर्पोरेट कितने लोगों के साथ करना है? 4 लोगों के साथ करना है, 4 जुलाई को कॉर्पोरेटिव मनाया जाएगा, ठीक है। मैंने प्लास्टिक का भी बताया था तुम लोगों को, 3 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना सब। पहली बार आयोजन 1923 में किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में से मान्यता मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री का पद अमित शाह को प्राप्त है और मंत्रालय की स्थापना 2021 में हुई। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मेन रूप से जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं 10-15 मिनट में, इसको फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। 4 जुलाई का करंट अफेयर्स क्या क्या रहा है। चलिए आ जाइए 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को करने के लिए। चलो सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए हमने डेंगू को क्लाइमेट क्लाउड से जोड़ेगा। कौन? खड़े खड़े नहीं मर जाना भैया, डेंगू आईआईटी खड़गपुर करेगा। खेल में रियाद महरेज ने जो फुटबॉल का खिलाड़ी अल्जीरिया का संन्यास ले लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जिसने नॉकआउट मुकाबले में गोल मार दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का है, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे ने जीता था, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी वर्ल्ड रोइंग कप, और वर्ल्ड रोइंग कप जीत लिया है लक्ष्य और उज्जवल ने स्वर्ण पदक जीत लिया भैया, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर दिया उसने। गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है तो भैया उत्तराखंड के पास जाना होगा क्योंकि यही अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को इस्टेब्लिश कर रहा है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए हाल ही में एप्लीकेशन लॉन्च कर दी सी लैब्स, लैब्स नहीं देंगे उनकी ईएमआई, इसलिए भैया उद्यमियों को दिया गया है। जमीन का सर्वे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जमीन आ गई है यूपी के पास, इसलिए डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे करना पड़ेगा। पर्यावरण, जंगली धान, बोरजुली, बोरजुली रे असम की बोरजुली, असम की बोरजुली है जंगली धान, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री भोजन हम कोच्चि में करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर मिश्री के दाने जैसा होता है, अनुपम मिश्रा को बनाया गया है। भारतीय सेना के दक्षिणी दक्षिण से आया है जसवीर, और भारतीय सेना वायुसेना के जसवीर और भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का राजेश को पुश कर दिया हमने दक्षिण की ओर, पुष्कर हो गए हैं। और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स याद हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये। बड़े नहीं है उड़ान एकेडमी के साथ, अगर आप अपनी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप भोपाल इंदपुरी में आकर उड़ान एकेडमी में आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका तो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो समय की ज़रूरत है, लेकिन समय के साथ चलना भी ज़रूरी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और जुड़े रहें उड़ान एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।
हेलो विद्यार्थियों, हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर आए थे और आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है उड़ान एकेडमी के द्वारा लेकर आई गई है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही इसको जो है मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश भी की है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि क्वेश्चंस कम से कम गलत हों, लेकिन मैं भी एक इंसान ही हूं, यानी कि गलतियां हो सकती हैं। चेक करने के बाद भी कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 110% आप लोगों को सही तरीके से मैं बता सकूं। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के जो करंट है उसको भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है करंट अफेयर्स। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हम 10-15 मिनट में ही करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को खत्म करेंगे। चलिए पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल दिया गया है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, तो उसका नाम बुकमैन इंटरनेशनल पुरस्कार कर दिया गया है। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो किया गया है उसके जो रिस्पॉन्सर हैं, यानी कि प्रायोजक जो हैं, जिनका नाम है बुकमान फिलेंटोवोपिज, और फिलेंटोवोपिज बुकमान के नाम पर अब इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि इसकी राशि जो है अब 50,000 पाउंड से बढ़ाकर 1,00,000 पाउंड कर दी गई है। और इस तरीके से अब 1 दशक तक इसे इसी के नाम से जाना जाएगा, बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से, जो 2027 से 2036 तक जो है ये इसी नाम से अब जाना जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 110% आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। कि याद रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो इसे बुकमान इंटरनेशनल जो वो है बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा। 2027 से लेकर 2036 तक, यानी 10 साल तक अब ये पुरस्कार की राशि बुकमान के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि एक सोशल और हेल्थ से जुड़ी हुई संस्था है। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में की गई थी और इसको पहली बार PH न्यूबी को दिया गया था। नई नई कहानी लेकर आई थी न्यूबी, इसलिए न्यूबी को दिया गया। लेकिन इंटरनेशनल नाम रखते हुए अब ये बुकर प्राइज जो है, पहले ये सिर्फ बुकर प्राइज था क्योंकि इसे सिर्फ लंदन के लेखकों को ही दिया जाता था, यूरोप के खास तौर पर। दूसरा इंटरनेशनल बुकर प्राइज आया, अब इसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी में लिखी गई किसी पुस्तक के अनुवाद पर भी दिया जा सकता है। मतलब बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे हुए किसी लेखक के अनुवादक के रूप में भी इसे दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में होनी चाहिए वो बुक। तो बुकर पुरस्कार मेन रूप से अंग्रेजी से रिलेटेड है, अंग्रेजी लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इस बुकर पुरस्कार की शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर 2005 में की गई और इस्माइल कादरे जो हैं वो इसके प्रमुख बना, मतलब पहली बार इनको दिया गया था। तो भैया 1969 में पहली बार बुकर प्राइज PH न्यूबी को मिला, नया नया था इसलिए न्यूबी को मिलेगा। फिर 2005 में इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज बना दिया गया, तो लोगों के चेहरे पे इस्माइल आ गई कि यार वाह, चलो यार, अब अंग्रेजी में कोई भी लिखेगा उसको तो पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। तो इस्माइल आ गई उनके चेहरे पे, एकदम हंस के पागल जैसे घूमने लगे वो। तो इस्माइल कादरे, तो भाई कायदे से इस्माइल कर देना पड़ेगी, अब इंटरनेशनल है तो इन्हें दिया गया। ये राशि लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में बांटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले NBT भूषण पुरस्कार नेशनल बुक ट्रस्ट से सम्मानित किया गया। भैया प्रसन्न हो जाओ, नेशनल बुक ट्रस्ट के तहत पुरस्कार प्रसन्न को मिला है। प्रसन्न होना पड़ेगा भैया, नेशनल बुक ट्रस्ट ने दिया है पुरस्कार। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस तरह NBT भूषण सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है प्रसन्न को। ठीक है, तो प्रसन्न जोशी को किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब और जो है इसके तहत और क्या चीजें जो हैं वो लाई गई हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन है आगे कि शासन और पहल के तहत अब क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो शासन और पहल के तहत महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा उपलब्ध कराने, किनको, बच्चों को और महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत कराने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस
भैया ऑपरेशन है, सुरक्षित है और साइबर स्पेस है। पैसा होगा वही स्पेस में जाएगा, और पैसा तो गुजरात के अलावा किसी के पास है ही नहीं भैया। तो साइबर स्पेस में जाना है भैया सुरक्षित करने के लिए, तो भैया गुजरात के लोग ही फंडिंग करें भैया, हमारे बस की तो बात है ही नहीं। एमपी के वाले फंडिंग कहां से कर देंगे भाई। ठीक है, चलिए। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत किस राज्य ने की है? नाम है दुर्गा, और दुर्गा है तो दुर्गा तो भैया वेस्ट बंगाल में ही होगा। दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। केम छो, मजामा छो, अब होगी दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी के दिन भैया जागेगा वो, देखते होगे भूतों की मूवी, तो दुर्गा स्क्वाड जो है वो पश्चिम बंगाल में होगा। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो होम मिनिस्ट्री ने अपना अतिरिक्त सचिव जो है वो लोखंडे प्रसाद सीताराम को खड़ा किया है, बनाया है, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। और प्रशांत सीताराम जो हैं वो सीबीएसई के भी हेड हैं, अध्यक्ष हैं। तो सीबीएसई के प्रमुख भी प्रशांत सीताराम हैं, क्योंकि भगवान को बचपन में ही बच्चों को जब सीबीएसई की बुक पढ़ाई जाएगी, यानी कि एनसीईआरटी जब पढ़ाई जाएगी, तो सीबीएसई में पढ़ेंगे वो लोग। और सीबीएसई में अगर वो पढ़ेंगे तो भैया सीताराम सीताराम करवाना पड़ेगा, वरना बैंड बज जाएगी लोगों की। तो बच्चों को सीताराम कराओगे, सीबीएसई में पढ़ना है तो सीताराम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो सीबीएसई के हेड भी कौन है? सीताराम है। और अतिरिक्त भी बनाए गए हैं प्रशांत, तो याद रखना भैया इस बात को। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हेडफोन लगा लेना। चलो अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। अलेक्जेंडर मोंटेनो को किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो अलेक्जेंडर मोंटेनो ने मोल्डोवा एक यूरोपियन देश है। यूरोपियन देश में यहां पर है रोमानिया और यहां पर है यूक्रेन, बीच में है मोल्डोवा। और मोल्डोवा यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। और मोल्डोवा जो है वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है अलेक्जेंडर मोंटेनो ने। मोंटेनो को बहुत मनाया लेकिन नहीं माना भाई साहब, और इस्तीफा दे दिया मोल्डोवा से। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत जापान के बीच में टोक्यो उसकी कैपिटल है, येन उसकी मुद्रा है, डाइट उसकी संसद है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बच्चों को याद ये कर लेना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आते नहीं है, पहले जमाने में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो टोक्यो है, मुद्रा येन है, संसद डाइट है। स्वास्थ्य और पोषण की बात करते हैं। ईट राइट कंपास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बनाया गया है? तो ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे को बनाया गया। इसका मतलब है उस कैंपस में खाने पीने की सुविधाओं को इस आधार पर रखा जाए कि उसका पूरा एक प्रमाण हो, एक मातक हो, जिससे कि बच्चों को, वहां पे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का गलत फूड ना मिले। फूड सेफ्टी की बहुत सारा से ध्यान रखने वाला ही ईट राइट कैंपस है। ठीक है, तो याद रखना ईट राइट कैंपस जो है वो पाने वाला पहला जो है व्यक्ति कौन बन गया है? कृषि और जीआई टैग, एग्रीकल्चर एंड जीआई टैग किसे दिया गया है? तो भैया इसके तहत सी बकथॉर्न यानी कि सी बैकथॉर्न किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? ये बेसिकली देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश ने अभी इसका जीआई टैग लिया है, लेकिन इसके पहले ये जीआई टैग जो है वो लद्दाख में भी था, इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश को मिला है। स्पीति यानी लयहित स्पीति में उगाया जाने वाला ये सी बकथॉर्न को स्थानीय भाषा में छरमा कहा जाता है और छरमा के नाम से जाना जाता है। इसे वंडर प्लांट कहते हैं, लद्दाख गोल्ड कहते हैं और इसे ही संजीवनी बूटी कहते हैं। और इस तरह संजीवनी बूटी के रूप में काम करता है ये सी बकथॉर्न, जिसे कि हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। इसमें विटामिन सी, ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है संजीवनी बूटी के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था और वित्त की बात करते हैं तो सेबी ने डिबेंचर
ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो सेबी जो है वो इस बात का ध्यान रखती है कि भैया डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष का विशेष समूह बनाया गया। तो इसके अनंत बरूचा हैं। तो सेबी बेसिकली क्या है? सेबी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो शेयर मार्केट जो है उसमें लोग अनंत पैसा लगा देते हैं, और अनंत पैसा लगा देने की वजह से क्या हो जाता है कि अनंत पैसा लगाने से भैया दिवालिया हो जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए, अनंत पैसा नहीं लगा देना चाहिए। इसलिए सेबी के डिबेंचर ट्रस्टीशिप, डिबेंचर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अनंत पैसा मत लगाओ। तो सेबी के अध्यक्ष अभी तुहिन कांत पांडे हैं। क्यों रे, तूने भी लगा दिया क्या सेबी में, यानी कि बीमा में, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा? बोले हाँ भाई, तूने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। तो तुहिन कांत पांडे ये सेबी के अध्यक्ष हैं अभी, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन फिर 1992 में संसद के विशेष अधिनियम के तहत इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। मुख्यालय बंबई में है, और शेयर मार्केट का ये वॉच डॉग है। ये देखता है सेबी कि किन निवेशकों का पैसा सही तरीके से लगा है, कोई अलग या गलत तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। इस सब की जांच सेबी के द्वारा की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी, याद रखना। इसके अध्यक्ष जो हैं वो तुहिन है। तू भी लगा रहा है शेयर मार्केट में, अच्छा तू भी लगा रहा है तो याद कर लेना भैया तुहिन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है महत्वपूर्ण दिवस के रूप में। महत्वपूर्ण दिवस के रूप में पहली बार 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनकी मनाई गई है 124वें नंबर की पुण्यतिथि, यानी स्वामी विवेकानंद की जब पुण्यतिथि मनाई गई 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, और स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ है 4 जुलाई 1902 में, यानी बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था। तो याद रखना 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हुआ है। इनके गुरु का नाम था, जो काली मां के भक्त थे, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक संस्था का गठन किया था, जो 1 मई 1897 को गठित की गई थी, जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में वेल्लूर मठ के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1893। और जब इसमें भाग लिया था तो उन्होंने अमेरिका में पहली बार आते से ही एक शब्द कहा, मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। 1900 में उन्होंने वापस से पेरिस में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था, और इस तरीके से इन्होंने यूरोप में कई जगह जो है वेल्लूर मठ के तहत रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना भी करवाई थी। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है। तो राष्ट्रीय युवा 12 साल का होगा। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 में इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके याद रख लेना। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जुलाई 2026 को, कहां गया? अच्छा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? भैया 4 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेरिका के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका ने अपना 250वां वर्ष मनाया है, और 250वां वर्ष मनाया यानी कि अमेरिका किसका गुलाम था? तो अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था, और अमेरिका में कई उपनिवेश हुआ करते थे, जिसमें से 13 उपनिवेशों पर यानी 13 कॉलोनियों पर ब्रिटेन का अधिकार था, और यहां पर ब्रिटेन की नीतियां ही चलती थी। ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देने की वजह से वहां पर चाय पर, कॉफी पर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। अल्कोहल पर भी टैक्स लगा दिया गया था, और इस तरीके से इस टैक्स को
विरोध करते हुए, जब अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अमेरिका के लोगों ने जब विरोध करना चालू किया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है उनके विरोध को दबा दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध बगावत कर दी। बेसिकली अमेरिका के लोग हैं ब्रिटेन के, लेकिन वो बहुत लंबे समय से अमेरिका में बस चुके थे, इसलिए वो अपने आप को एक अलग ही मुल्क के रूप में मानने लगे। 4 जुलाई 1776 को एक युद्ध हुआ जिसको बंकर हिल की लड़ाई कहते हैं, और इस तरह बंकर हिल की लड़ाई से ही यह युद्ध चालू हो गया। और युद्ध चालू हो जाने के बाद जो है वो यॉर्क टाउन की लड़ाई लड़ी गई, और यॉर्क टाउन की लड़ाई जो है इस समय की अंतिम लड़ाई थी। और यॉर्क टाउन की लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित कर दिया किसने? वॉशिंगटन डीसी, जिनके नाम पर रखा गया है। तो वॉशिंगटन ने उस समय ब्रिटेन के सेनापति कॉर्नवालिस को पराजित कर दिया था, और इस तरह यॉर्क टाउन की लड़ाई में वॉशिंगटन के द्वारा जब पराजित कर दिया गया, तो इस तरीके से कॉर्नवालिस पराजित हो गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, इसलिए कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। किसका आ गया है फोन? ठीक है, हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर 4 जुलाई 2026 को अमेरिका में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ठीक है, तो याद रखना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ब्रिटेन में टोटल कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को बंकर हिल की लड़ाई से चालू कर दिया गया, और इस समय वॉशिंगटन को बनाया गया था यूएसए का सेनापति। दूसरी तरफ ब्रिटेन का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था। और दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम यॉर्क टाउन की लड़ाई कहते हैं, जो कि 1781 में लड़ी गई, और इस तरीके से यॉर्क टाउन की लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित कर दिया। और बुरी तरीके से पराजित करने के बाद अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता का जो अनाउंसमेंट 4 जुलाई 1776 को किया था, वो 1781 में पूरा हो गया, और इस तरीके से ब्रिटेन से मुक्त हो गया अमेरिका। तो 4 जुलाई का बहुत महत्व है, याद रखना, अमेरिका के इतिहास में। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भैया ग्रामीणों का विकास, तो भैया चौपाल में बैठ जाते हैं कौन? 6 लोग मिलकर। तो भैया सरपंच को मिलाकर कितने होंगे? 5 लोग और बैठ जाएंगे तो बन जाएगा 6। तो ग्रामीण क्षेत्र में 6 लोग जैसे ही बैठेंगे तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस मना लिया जाएगा। और इस तरह एसडीजी का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण उन्मूलन को समाप्त करना है, ग्रामीण उन्मूलन करना है। भूखमरी, विश्व और सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इसे अपनाया। 17 कुल लक्ष्य अपनाए गए हैं जिसकी पूर्ति 2030 तक की जानी है, यानी सतत विकास लक्ष्य जो है वो 2030 तक पूरा हो जाना है। तो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 6 जुलाई को मनाया जाएगा। चलिए तो याद करते हैं हम लोग इसको फटाफट तरीके से कि हम लोगों ने इस समय कौन कौन सा करंट अफेयर्स का देखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स। चलिए चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
जिससे आपको याद हो जाए। चलिए, सबसे पहले इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बुकमान। अब बुकमान भैया नाम से जाना जाएगा क्योंकि फंडिंग यही करेगा 2027 से 36 तक। एनबीटी भूषण सम्मान, भैया खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रसन्न कर दिया प्रसन्न जोशी को। महिलाओं के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस लाएगा क्योंकि पैसा गुजरात के पास है। दुर्गा स्क्वाड कौन गठित करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा। लोखंडे प्रशांत श्रीताराम को अतिरिक्त सचिव बनाया गया जो सीबीएसई के भी हेड हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर मोंटेने को मना कर दिया कि मोल्डोवा का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो। भारत जापान नई दिल्ली में मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जापान ईट राइट कैंपस जो है वो प्रमाण पत्र घोषित कर दिया है और इस तरीके से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीआई टैग मिला है सी बॉकथॉर्न को, जो कि हिमाचल प्रदेश का है और इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है लद्दाख में। अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क जो है वो अनंत तक पैसा नहीं लगाना, इसलिए अनंत बरूचा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके हेड जो है वो तुहीन है। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र होगा स्वामी विवेकानंद भी स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे युवा दिवस के रूप में मनाया गया। रामकृष्ण परमहंस 1897 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 250वां मनाया गया है। विश्व ग्रामीण में एक ही छत पेड़ के नीचे 6 लोग बैठ जाएंगे, विश्व ग्रामीण विकास हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोगों ने इसको याद करने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप जो हैं वो इसे करते रहें तैयार और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको आपके मार्ग में सही तरीके से चलाना है, क्योंकि लक्ष्य तो आपको खुद बनाना है। इसलिए प्रयास हमारा, सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो चालू की थी और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट की क्लासेस समझ में आ रही होंगी। मैं इसे याद करने के तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद हो सकें, साथ ही हम इस तरीके से इसको कवर करें कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम अच्छा स्कोर कर सके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। आज का जो करंट अफेयर्स है वो है 7 जुलाई 2026 का, यानी कि इसके पहले के करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके थे। अब इसके तहत अगर देखा जाए तो अभी जो मेन राष्ट्रीय खबर है वो क्या है कि किस राज्य ने अभी जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया है। जलालाबाद यानी कि जलालुद्दीन अकबर के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये शाहजहांपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है जलालाबाद, और जलालाबाद यानी कि जलालुद्दीन अकबर के नाम पे रखा गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि जिस स्थान को जलालाबाद के नाम पर रखा गया है वो परशुराम की जन्म स्थली है और इस तरीके से परशुराम की जन्म स्थली होने के नाम पर इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो याद रखना, जलालाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा, परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। 1 से 7 जुलाई तक का वन महोत्सव कौन से संस्करण में आयोजित किया गया है, तो 1 से 7 जुलाई तक का जो वन महोत्सव चालू किया गया है वो 77वां जो है वो दिवस है, यानी 1 से 7 जुलाई के बीच में किया जाता है वन महोत्सव को। और वन महोत्सव किया जाता है मुख्य रूप से वनों के क्षेत्र को बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने के लिए, उनकी कटाई रोकने के लिए, और इस तरीके से 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया गया जिसका 77 वाला संस्करण चालू किया गया है। और ये
50 में चालू किया गया था। के एम मुंशी इसके संस्थापक हैं। तो मुंशी जी ने यहां पर आकर पेड़ पौधे लगाए, के एम मुंशी जी ने। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 5 जून। तो भैया 5 जून की रोटी मिलनी चाहिए पेड़ पौधों को। हमें तो मिल जाती 2 वक्त की जून की रोटी, लेकिन पौधों को भी 5 वक्त के जून की रोटी मिलनी चाहिए, तभी पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मनाना हो तो भैया बहुत सारे देश आ जाएंगे, मच ज्यादा होगी, इसलिए 21 मार्च को रखा गया है पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वन दिवस रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो वन दिवस 21 मार्च को, यानी 21 पौधे लगाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो हमने अभी क्या देखा कि ये यूपी में जलालाबाद जो है इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। और 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या मनाया जाएगा, तो 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया गया है। पहली चीज, ये किससे रिलेटेड है, पहली ग्रीनफील्ड है, यानी कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल है, यानी पेट्रोल केमिकल्स भी है। यानी हम जानते हैं कि राजस्थान का बाड़मेर जो है वहां पर जो है क्रूड ऑयल निकलता है, और यहां पर कुछ तेल के कुएं हैं जिनका नाम ऐश्वर्य है। ठीक है, ऐश्वर्य नाम से भी जाना जाता है इसको मुख्य रूप से, और भी 2-3 यहां पर जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं। तो यहां पर बाड़मेर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। और राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा जो है वहां पर ये स्थापित किया गया है। तो ऐश्वर्या हो गया, शक्ति हो गया, ये भी क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में ये स्थित है। और इसे बनाने में जो लागत आई है वो 79,459 करोड़ रुपए, यानी लगभग 8.6 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, कितनी उत्पादन क्षमता होगी, तो 9 MMTPA यानी मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। लेकिन साथ ही 2.4 MMTPA यानी पेट्रोकेमिकल का उत्पादन भी किया जाएगा। तो मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए, और इस तरीके से इसका उत्पादन क्षमता जो है वो जो है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की रखी गई है। इसमें 2 लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें राजस्थान सरकार की 26% और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 74% की हिस्सेदारी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राज्य में स्थापित किया गया है राजस्थान में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला ऑफशोर यानी कि अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनाया गया है, यानी समुद्र के बीचों के पास, यानी कोस्टल एरिया के पास, ऑफशोर यानी कि अपतटीय क्षेत्र पर बनाया गया है। ये एक प्रकार का हवाई अड्डा तैयार किया है भारत ने पहला, यानी पहला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपतटीय है, ये किया गया है भैया जहां पर प्लेन अपने घर में रुकेंगे। तो प्लेन जहां हवाई अड्डा होगा वहीं रुकेंगे, तो घर पालेंगे हम हवाई अड्डों को, वहीं रुकेंगे। और इस तरह का देखा जाए तो सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी जो है वो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और पहला निजी ग्रीनफील्ड, अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ग्रीनफील्ड निजी क्षेत्र का जो पहला एयरपोर्ट है वो है कोचीन। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ऑफशोर अपतटीय हवाई अड्डा हम घर में रखेंगे, घर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री याद रखना, पचपदरा में स्थापित की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है इस समय अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखते हैं क्या फैक्ट हमारे सामने आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में केइको फुजिमोरी, तो केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो चुना गया है पेरू का। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है,
तो केइको फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया है? तो पेरू। भारत में मलेशिया और किस देश के बीच 1-2 सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना चालू की गई है? तो भारत ने मलेशिया के साथ, भैया हमारा मेल खाता है मलेशिया से, इसलिए हम 1-2 सबमरीन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि सिंगापुर तक ले जाई जाएगी ये, और तेज और सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी ये। तो मलेशिया और किस देश के बीच में, यानी सिंगापुर जो है इसके क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंगापुर, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार और सम्मान। तीजन बाई कौन थी जिन्हें 70 वर्ष की आयु में जो है जिनका निधन हो गया है? तो अगर इनकी बात की जाए तो तीजन बाई से क्वेश्चन आना ही आना है। तीजन बाई 70 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जो कि पडवानी गायिका के लिए जानी जाती हैं, और पडवानी गायिका के लिए बहुत फेमस है ये। पडवानी गायिका की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ये गाई जाने वाली जो है पडवानी लोक कला से जुड़ी हुई है। महाभारत की कथाओं को लोक शैली में प्रस्तुत करने ही को पडवानी कहा जाता है। पडवानी यानी पांडवों के लोक गायन है। इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। और इस तरीके से लोक गायिका के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि तीजन बाई का संबंध किससे है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम राजीव कुमार है, इन्हें अब पार्ट टाइम के लिए किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है? तो राजीव कुमार अब राजी हो गए हैं एचडीएफसी बैंक में जाने के लिए। तो राजीव ने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन कर ली है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुंबई में इसका कार्यालय है, और शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, याद रखना इस बात को। महत्वपूर्ण दिवस पर आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, तीजन बाई के बारे में भूलना नहीं है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट्स में करंट अफेयर्स डेली, 15 मिनट में करंट अफेयर्स खत्म करने का लक्ष्य है हमारा, ठीक है। फिर दिन भर अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़िए आप लोग। चलिए, वैश्विक क्षमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वैश्विक क्षमा दिवस हर वर्ष जब मनाया जाता है तो वो है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 7 जुलाई, भैया साथ साथ रहो, सबको क्षमा करके रहो। 7 जुलाई को क्षमा मांग लो भैया, सबसे क्षमा कर दे भैया, 7 जुलाई है आज यार, ठीक है। तो सबसे क्षमा मांग लेना 7 जुलाई को। तो लोगों के आपसी मतभेद और शांति बनाए रखने के लिए रखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इंग्लैंड में, अच्छा एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेल समाचार से। नेमार जिस खेल से संबंधित है उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं फुटबॉल के नेमार, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, क्योंकि ब्राजील जो है फीफा वर्ल्ड कप में बाहर हो गई है, और फीफा वर्ल्ड कप में बाहर हो जाने के कारण ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन ये जरूर आएगा, याद रखना, इंग्लैंड को हराकर T20 महिला विश्व कप किसने जीत लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और लगातार अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लत सी लग गई है T20 महिलाओं को खिताब जीतने की, और T20 का इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया है। और बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 64 रन बनाए। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो दुबई में है। तो याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए, महिलावादी आम किस राज्य से संबंधित है? तो महिलावादी आम जो है वो भैया नाम से ही लग रहा है, महिलावादी आम। तो महिलावादी आम जो मिलेगा भैया वो कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा, जिसको जीआई टैग मिल गया है। देख के मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। चलो, वर्ष 2026 से 2036 को किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन के लिए मंजूरी दी है?
तो 10 साल के लिए ओडिशा सरकार ने समुद्र से मत्स्य का उत्पादन करने, मछुआरों की आय बढ़ाने और आधुनिक समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। इसलिए डीप सी यानी कि अधिकांशतः ये कहा जाता है कि समुद्र की गहराई से मछलियां नहीं पकड़ी जाएं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने अब गहराई से भी मछली पकड़ने के आदेश दे दिए हैं और इस तरीके से समुद्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है और सबसे बड़ी लेक है। तो कमेंट्स करके बताओ मुझे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक कौन सी है। तो रोजाना हम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका कमेंट्स आपको करके देना है, ठीक है। मित्रता निभाई जाएगी, क्षमा हम 7 जुलाई को मान लेंगे और फिर मित्रता करेंगे। भैया 30 साल की उम्र में मित्रता कायम हो जाती है, पक्की दोस्ती हो जाती है 30 साल में, 30 जुलाई को, ठीक है। विश्व शांति, शांति बनाए रखना, किसी पर भी सितम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो 21 सितंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग, योग करेंगे हम, 21 जून को योग करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग 21 को करेंगे, 2 और 1 मिलके योग करने लगेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसको वापस से एक बार हम रिकॉल करेंगे और फटाफट हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि फटाफट ये याद हो जाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 मिनट्स में करंट अफेयर्स याद करना है हमें। चलो चालू करते हैं हम लोग और इसे बहुत जल्दी कोशिश करते हैं खत्म करने की। थोड़ा सा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, फटाफट हम इसको खत्म करते हैं। चलो भैया, किस राज्य ने जलालाबाद में परशुरामपुरी कर दिया गया है? जलालाबाद का नाम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 1 से 7 जुलाई क्या मनाया जाएगा? वन महोत्सव 77वां। पेट्रोकेमिकल ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी राजस्थान के पचपदरा में खोली गई है, करीबन 79,459 करोड़ रुपए का है। भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा पालघर में खोला जाएगा क्योंकि घर बना लेंगे हम लोग। केइको फुजिमोरी पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत ने मलेशिया के बीच 12C सबमरीन केबल बिछा दिया है। तीजनबाई पडवानी गायिका छत्तीसगढ़ की निधन हो गया है क्योंकि महाभारत की कथानक शैली को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता था। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार HDFC ज्वाइन कर लिया है। वैश्विक समारोह 7 जुलाई को मान लेंगे। नेमार ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ब्राजील के इंग्लैंड की महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हराकर, रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। बेन मुथी जो हैं, बेथ मुथी इसकी वो चुनी गई हैं। महिलावादी आम यूपी का है और डीप फिशिंग मिशन की परमिशन दे दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता 30 में मनाएंगे। शांति 21 सितंबर को रखेंगे। योग 21 जून को बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर करिए, बनाए रखिए और आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आकर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।